हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 13 क्लास 10th की, जो कौन सी डेट के 4 अगस्त थी। ओके, इसके अंदर हमें पावर शेयरिंग का एक पार्ट दे रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। और उसमें आपने पावर शेयरिंग अब तक पढ़ भी लिया होगा सिविक्स में, बहुत ही ईजी चैप्टर से ये आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो अब इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। जो पावर शेयरिंग का आइडिया है वो लिंक करता है डेमोक्रेसी से। लिंक कैसे करता है? डेमोक्रेसी का मतलब है सब जनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में, जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। और पावर शेयरिंग का भी वही मतलब है कि जैसे जहाँ पे डाइवर्स ग्रुप्स हैं तो उन सबको भी पावर मिल सके, वो भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम पावर शेयरिंग करते हैं। मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखी है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जिस बेसिस पे रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, डिफरेंट बेसिस पे वहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है। क्यों? चाहे हम एक ही स्टेट में रहते हैं, चाहे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के हों, डिफरेंट कास्ट के हों, डिफरेंट रेस के हों, तो हमें लेकिन रहना एक ही कंट्री में है, तो इसलिए हमें सबको रिस्पेक्ट देनी होगी। तो इसलिए ये पावर शेयरिंग का आइडिया बहुत सभी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करना चाहिए। हम इस यहाँ पे एक बेल्जियम के बारे में दे रखा है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की। वहाँ पे क्या है, 59% जो लोग हैं वो कौन से रीजन में रहते हैं? फ्लैमिश रीजन में। और क्या बोलते हैं? डच। 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच। और जो वहाँ की कैपिटल सिटी है क्या? ब्रसल्स। वहाँ पे 80% तो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया। कैसे? कंट्री में अब तक कौन मेजॉरिटी में थे? डच। लेकिन कैपिटल सिटी में कौन मेजॉरिटी में? फ्रेंच। ओके, जो माइनॉरिटी है कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग, वो बहुत रिच है और पावरफुल है, उनसे तो ज़्यादा ही है डच वालों से। और डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट काफ़ी टाइम बाद मिला, जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जब सबको इक्वल पावर दे दी गई थी। उस टाइम जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार अमेंडमेंट्स हुए। उन 4 अमेंडमेंट्स का ये मोटिव था कि ताकि जो उस कंट्री में सभी लोग रह रहे हैं वो एक साथ आराम से रह सकें, कोई भी यहाँ लड़ाई वगैरह ना हो। तो उसमें से क्या स्टेप्स लिए गए इन टेंशन को रिमूव करने के लिए? एक तो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, डच वालों की भी, फ्रेंच वालों में। क्यों नहीं? तो डच वाले कितने परसेंट थे? 59%। तो हो सकता है वो फिर अपने बेनिफिट के बारे में ही सोचते सिर्फ। तो इसलिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में सबकी। ऐसे क्या पावर दे दी गई, वाइड पावर दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। हमने देखा कि जो डच वाले थे वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे। कौन से रीजन में रहते थे? फ्लैमिश रीजन में। और जो वेलोनिया रीजन में कौन से रहते थे? फ्रेंच स्पीकिंग। तो जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होगी वो किसके हक में आंसर लेगी? जो डच वालों के हक में। और यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो किसके हक में आंसर लेगी? जो फ्रेंच वाले हैं। तो इससे क्या, सबकी जो अपने रूल्स हैं उनके फॉलो हो पाएगा, और सबकी जो इमोशंस को है उन्हें रेस्पेक्ट दी जा सकेगी। और एक कैपिटल सेपरेट गवर्नमेंट होगी ब्रसल्स में, और वहाँ पे भी क्या, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सभी कम्युनिटी का। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही चुनी जा सकेगी। कैसे? मतलब जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की स्पीकिंग है उससे एक व्यक्ति से ही चुनी जाएगी, चाहे वो अगर वो फ्रेंच का है तो वो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा, और अगर वो डच बोलता है तो वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट पे क्या पावर थी? इस कम्युनिटी गवर्नमेंट पे कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड पावर्स थी। ओके, अब हम इसके आगे दिए हुए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में क्या हुआ है? एक शॉर्ट नोट लिखना है हमें एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम का। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 59% क्या है? फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% क्या है? वेलोनिया रीजन में रहते हैं और स्पीक क्या करते हैं? फ्रेंच। और कैपिटल सिटी ब्रसल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% डच स्पीकिंग। ये वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था। ओके, अब आगे देखते हैं हम। What were the steps taken to ease out tension in Belgium? स्टेप्स कौन कौन से लिए गए ताकि वहाँ पे कोई टेंशन ना हो, लड़ाई वॉर ना हो? तो पहला स्टेप था इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा स्टेप था स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना ताकि वो मतलब जो भी ऑर्डर पास करे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड ना हो। और फोर्थ था कम्युनिटी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन। तो अब इसका आंसर जो लिखे मैं एक बार वो पढ़ लेते हैं हम। स्टेप्स, एक तो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कोई सबऑर्डिनेट नहीं थी, मतलब वो ऑर्डर अपने उस बल पे पास कर सकती थी। सेपरेट गवर्नमेंट थी ब्रसल्स में जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ जो पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी ही बोलेगी, से चुनी जाएगी, इलेक्टेड होंगे।
थर्ड क्या है, हाउ इज़ पावर शेयरिंग लिंक टू डेमोक्रेसी। मैंने बताया था आपको कि डेमोक्रेसी का मतलब ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, एवरी सिटीजन की पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में। तो हम उसका पढ़ लेते हैं एक बार। यस, की डेमोक्रेसी मीन्स गिविंग एवरी सिटीजन द राइट एंड पावर टू मेक डिसीजन थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि वहाँ के जितने भी जने हैं वो सब अपनी, यहाँ पे जितने भी जने हैं वो सब गवर्नमेंट बनवाने में कुछ हेल्प करें। जो इन सब ने एक जना चुना है वो इनके थ्रू काम करेगा। वो किसके बारे में सोचेगा ये जना, ये किसके बारे में सोचेगा, इन लोगों के बारे में सोचेगा। तो क्योंकि इन लोगों ने इसको चुना है, तो इससे क्या होगा, सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। पावर शेयरिंग का भी यही मतलब है। पावर शेयरिंग डिवाइड कर देता है पावर को किनके बीच में, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, ताकि उनकी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके गवर्नेंस में। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या आप एग्री हैं जो स्टेप्स टेकन हुई हो एक बेल्जियन गवर्नमेंट से टू रिमूव टेंशन। हाँ, यस, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ये अमेंडमेंट्स लिए ताकि सब लोग एक साथ रह सकें। ये बिल्कुल सही बात है, ये मैं एग्री हूँ इस बेल्जियन गवर्नमेंट से फॉर्मेशन से रिमूव टेंशन, एज ये सभी फोकस करते हैं सभी डाइवर्स ग्रुप्स कंट्रीज़ के। और हमने देखा कि जर्मन स्पीकर्स थे ओनली 1% थे, लेकिन उन्हें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला गवर्नमेंट के अंदर। या आपको इसमें वर्कशीट में बताया हुआ नहीं है मैं, लेकिन बता देता हूँ कि जैसे 59% तो डच वाले थे और 40% थे फ्रेंच वाले, तो कितना बचा 1%। ये 1% कौन से थे, जो जर्मनी बोलते थे। ओके, इन्हें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जो ये फोर्थ आंसर है, इसमें आप अलग अलग आंसर भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं। क्यों नो इस चक्कर में लिख सकते हैं कि आप कहेंगे कि हमें जो फ्रेंच वाले हैं वो पावरफुल थे, रिच थे, तो उन्हें कम रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता था। यस, तो ये आपके अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन यस आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एग्री हूँ, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी वॉर की कंडीशंस नहीं बनी और सब पीसफुली रहने लगे। तो ठीक है, आपको मुझे होप आपको इस वर्कशीट समझ आ गई हो। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और इस वर्कशीट को अगर आपको समझ आई है तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो ये वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर आपने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर दें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम क्योंकि रेगुलर वर्कशीट निकालेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलती रहेगी और ये वर्कशीट पूरी करने में, और आप 10th में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो बाय बाय गाइस।